झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बढ़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर 10,000 अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ हट गए हैं। चलिए चलिए रुक जाइए। देखिए अब लेखक यहाँ क्या पाठ का नाम है झेल की देन, वहां क्या था गिन्नी का सोना। ठीक, लेखक अपनी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बार वो जापान गया होता है। कहां गया होता है बोलिए? कहां? जापान किस कंटिनेंट में है बेटा, जरा बताइए तो। सर जापान किस कॉन्टिनेंट में है? सिर्फ एशिया में है। एशिया का एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि जो एक कंट्री है जापान, कौन सी कंट्री है? जापान। एक बार वो जापान गए हुए थे, वहां उनके एक मित्र थे। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को, मतलब किसको? जापानियों को, जो जापान के लोग हैं, उनको सबसे अधिक कौन सी बीमारी होती है? तो उनके मित्र ने उनको जवाब दिया कि यहाँ 80%, मतलब इसको कहते हैं 80%, 80% लोग क्या है? मनोरुग्ण है। मनोरुग्ण मतलब बोलिए, जिसको मानसिक बीमारी हो। रुग्ण माने होता है रोगी। रुग्ण माने क्या होता है? रोगी। जब लेखक पूछता है अपने जापानी मित्र से कि यहाँ के लोगों को सबसे अधिक बीमारी कौन सी है, तो उनका मित्र उनको जवाब देता है कि यहाँ पर सबसे अधिक जो बीमारी है वह किसकी है? मानसिक बीमारी है। और लोगों को 80%, 100 में से 80 लोग जो है इस रोग से पीड़ित है। तो फिर लेखक पूछता है कि इसकी क्या वजह है। लेखक तुरंत पलट के अपने दूसरे मित्र से पूछता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है? तो उसके मित्र क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। जीवन की रफ्तार बढ़ जाने का मतलब ये थोड़ी होता कि अपने आप उड़ते चलेंगे आप। यहाँ जीवन का रफ्तार बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ जीवन का रफ्तार बढ़ने का कहने का तात्पर्य है कि जो जीवन में अपने किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के दिनचर्या में जो काम करने की गति है उसमें इजाफा हो गया है। क्या हो गया है? इजाफा या बढ़ोतरी। हाँ, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि यहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कहने का मतलब कि जो काम करने की गति है वो बहुत तेज है। बोलता नहीं बकता है, मतलब बातचीत नहीं करते, बड़बड़ाते रहते हैं। जब हम अकेले में पढ़ते हैं तो अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अब देखिए, कभी कभी ये गति हमारी भी हो जाती है, इवन मेरी भी हो गई थी एक बार। आप कभी भी किसी भी चीज में लगातार उलझे रहिए, डूबे रहिए, तो आप बड़बड़ाने लगते हैं। एक बार मैं सोया हुआ था अपने हॉस्टल में, मेरा अगले दिन एग्जाम था। पेपर का नाम था पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पेपर का क्या नाम था? पाश्चात्य काव्यशास्त्र। उसमें हमको पढ़ना था लॉन्जाइनस को, टी.एस. इलियट को, आई.आर. रिचर्ड्स को। ठीक है, तो रात में सोया था, तो मुझे होता है कि लोग सपने में बड़बड़ाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, अगल बगल भाई बहन जो भी होता, तो हम नींद में बड़बड़ा रहे थे लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, ऐसे ही। तो हमारे एक मित्र आए, वो हमको जगाए और बोले कि बेटा ये भाई तुम कर क्या रहे हो? तो वही लेखक लिखता है कि जो जापान के लोगों की स्थिति थी, जो जापान के लोग थे बेटा, ठीक है, उनकी क्या स्थिति थी? वो क्या करते थे कि
जिंदगी में उनकी भागदौड़ इतनी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग धीरे धीरे काम कर रहे हो, लग रहा है दौड़ रहे हैं। और आपस में ही लगातार काम करने का जो दबाव होता है, उसमें व्यक्ति अपने मन से ही बात करने लगता है, तो वो आवाज मुंह से भी आने लगती है, उसी को बड़बड़ाना कहते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, मतलब हम अपनी तुलना किससे करने लगे हैं? बोलिए। अमेरिका। अपनी तुलना हम अमेरिका से करने लगे हैं। और अमेरिका भाई जाहिर सी बात है कि बहुत विकसित देश है, हम विकासशील देश है। कहते कि एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। कहते कि जो काम एक महीने में पूरा होना चाहिए, उसको क्या करने लगे, जापान के जो लोग थे वो क्या करने लगे, एक ही दिन में पूरा करने लगे। फिर उसका मित्र जो है, लेखक का मित्र जो रविंद्र केलेकर है, उनका मित्र जो उनको समझाता है कि एक तो हमारा दिमाग ऐसा है कि इसके काम करने की जो गति होती है वो ऑलरेडी तेज होती है, ठीक, और उस पर जब उसको और दबाव डालोगे और उसको जबरदस्ती पुश करोगे किसी भी काम को तेज गति से करने के लिए, तब तो वह 1000 गुना तेज गति से काम करेगा। बोलिए। ऐसे एक महीने का काम एक दिन में कैसे कर सकते? बेटा मैं बता रहा हूं ना, जैसे आप लोग साल भर की पढ़ाई एक नाइट में पढ़ जाते हो, मिला कुछ कुछ सूझ सीख मिली? मिल गया। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर बड़बड़ाते कैसे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग एक चीज देखे हैं, जैसे अभी भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कहता कोई, अभी आप सब लोग पढ़ते होंगे, आदित्य पढ़ती है, प्रिया, स्वास्थ्य, सब लोग पढ़ती है ना 2 घंटा 3 घंटा। बोलिए। और यही अभी यही आज हो जाए कि 1 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तब आपके दिमाग के काम करने की गति ही बदल जाएगी। बोलिए। यस सर। फिर चाहे रविंद्र केलेकर को पढ़ना हो, चाहे उनके मामा को पढ़ना हो, सबकी जीवनी याद हो जाएगी। बतलाइए। दिमाग वही है, व्यक्ति वही है, काम करने का तरीका, काम करने के दबाव से बढ़ गया। बताइए, काम करने की गति, मन की जो रफ्तार है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, ठीक है। यही कारण है जिससे मानसिक रोगी यहां बढ़ गए हैं। क्यों? काम का दबाव इतना ज्यादा है कि लोग झल्ला से गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ ये बताइए पहले। यस। न समझ में आई तो बताए, फिर से बता दे कोई ऐसा अर्थ जो आपको न समझ में आया हो। बोलिए। नहीं सर। सब ओके? चलिए, अच्छा ओके तो अच्छा। अगला पैराग्राफ आदित्य, चलिए आप ही पढ़िए तो। शाम को वह मुझे एक टी की सेरेमनी में ले गए। हाँ। जापानी यू कैन। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर तक और था जमीन पर ऊन फुटी थी। बाहर बेढब साफ मिट्टी का बना, पढ़िए पढ़िए। पानी भरा। हाँ। ने उसके अपने हाथ पांव इस पानी के पोंछे। अंदर चाजीम बैठा था। ठीक, और खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने फ्रेंड दोस्तों आइए तस्वीर लीजिए।
कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, उंगली सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के बर्तन ले आए। ठीक, आगे बढ़िए। से बर्तन साफ किए। हाँ। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की, उसकी भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब देखिए, इन सब बातों के बाद जो लेखक अपने यहाँ जापान के गए थे, मित्र के यहाँ गए थे, और उनके जापानी मित्र ने जब इन सब बातों की जानकारी लेखक को दी, तो इन सब की जानकारी देने के बाद वह उनको टी सेरेमनी, चाय पार्टी जिसे आप कह सकते हैं, टी सेरेमनी आप लोग करते हैं कि नहीं? कभी होता होगा। अरे घर में अगर कोई आ जाओ यार चाय पीते हैं, इसी को टी सेरेमनी बोलते हैं। तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड या कोई फ्रेंड आ गया, आ गई, तो यही नहीं कहोगे अरे रुको यार चाय पी के जाना, यही ना बोलती हो? बोलिए। तो या तो घर में कोई है तो चाय बना देगा, या आप खुद बनाएंगे, दो ही विकल्प है। ठीक, तो फिर जब टी सेरेमनी में ले गया लेखक को, तो कहते हैं कि चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे क्या कहते हैं? चानोयू। क्या कहते हैं जापानी में चाय पीने की विधि को? क्या कहते हैं? चानोयू। और ले कहा गया था? एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी कहने का तात्पर्य जानते हैं क्या होता है? उस पे झोपड़ी बनी हुई थी, दफ्ती की दीवारें थी, और जो फर्श था वो चटाई की थी, और वो 6 मंजिला ऊपर थी। ठीक, बोले कितना, अगर आप कल्पना करिए पटना में कितनी अच्छी जगह रही होगी वो। अपने मन में आप कल्पना करिए कि उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में 6 मंजिले के ऊपर पर्णकुटी, मतलब एक झोपड़ी में जाकर के, जिसकी दीवारें दफ्ती की बनी हो और नीचे चटाई बिछाओ, कितनी सुकून भरी जगह होगी। कल्पना करिए आप लोग जरा सा। ठीक, यस सर। उसके बाद क्या कहते हैं कि बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था, हमें देखकर खड़ा हुआ। चाजीन समझते हैं? चाय बनाने वाला। चाय बनाने वाला, या एक कह लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अंदर एक आपका वेलकम करता है ना, अंदर एक आपका वेलकम करता है। कभी आप लोग रेस्टोरेंट गए हैं? यस। तो एक अंदर आपका वेलकम करता है। हाँ, आइए सर, वही चाजीन हो, जापान में उसको चाजीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके पहले जो बात है वो नॉर्मल बात है। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो हाथ धोते, हाथ पोंछते हैं ना, यही वहां जब वो चाय पीने गया है लेखक, उस पर्णकुटी में जिसकी दीवारें दफ्ती की बनी थी और फर्श पे चटाई बिछी हुई थी, तो उसी चीज को वो देखा, और जो चाजीन था वह झुककर तुरंत खड़ा होकर उसके पास आया और क्या कहा? उसने हमें प्रणाम किया। दोजो। आप लोग जापान की शैली देखें कि नहीं? वहां झुक के प्रणाम करते हैं। दोजो बोलिए। हाँ सर। जापान की शैली में यही तो होता है ना, ऐसे करेंगे, दोजो झुक जाएंगे। हाँ सर। बोलिए। तो मतलब उसका मतलब होता है कि आइए तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए मतलब कि आइए, तशरीफ उर्दू शब्द है। ठीक, कहकर स्वागत किया, बैठने की हमें जगह दिखाई। आप भी रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो कहते नहीं अरे साहब वहां बैठ जाइए, वो खाली है। 2 है कि 3 लोग है वहां बैठ जाइए, 5 लोग है 10 लोग वहां बैठ जाइए। तो ऐसे ही वेलकम जो है लेखक का जापान के उस चाय वाले रेस्टोरेंट में हो रहा था। ठीक, कर कौन रहा था? चाजीन कर रहा था। अंगीठी सुलगाई, चूंकि ठंडा प्रदेश रहा होगा, ठंडा तो पड़ता ही जापान में। उस पर चायदानी रखी। चायदानी समझते हैं? चाय बनाने वाला बर्तन। केतली कह सकती हो बेटा, केतली। ठीक, केतली। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। मतलब
इसमें लेखक ये बता रहा है कि वो जाता है, हमको बैठाता है, अंगीठी सुलगाता है, चायदानी रखता है, अंदर के कमरे से बर्तन ला रहा है, बर्तन को साफ करके पोंछ करके हमारे पास रख रहा है, और वो सब काम इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, इतने मतलब देखने का जो नजरिया था लेखक का, और जो नौकर चाजिन के काम करने का तरीका था, ऐसा लग रहा था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। मतलब कि जैसे हम कोई युद्ध जीत के आए हैं और हमारा स्वागत हो रहा है, आइए बैठिए, चाय पीजिए, ये लीजिए कप, ठीक, बोलिए, किसी कोई समस्या? यस। और उसके बाद क्या लिखते हैं, आगे देखिए, उसके बाद क्या लिखते हैं कि वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब कहोगे सर ये खदबदाना क्या होता है? एक नया शब्द आ गया आप लोगों के सामने, बताएं खदबदाना क्या होता है? तो जब पानी उबलने लगता है तो आवाज आती है। बिल्कुल सही, जब पानी उबलता है तो वो पानी अगल बगल के बर्तन के दीवारों से टकराता है, समझ गया, उसी को खदबदाना कहते हैं। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? यहां तक चाय पार्टी में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। भाई देख लो एक मिनट, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, यही रात अंतिम, यही रात भारी, फिर नहीं समय आएगा दोबारा बताने का, रिवीजन चलेगा, जो पूछना है पूछ लो। गाना है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। सर बेढप सा मतलब? बेढप का मतलब अधपदा सा, जो ढंग से न रहे उसी को बेढप बोलते हैं। अब बताएं, एक और नजीर दे के बताएं। यस सर। अच्छा, जापान के सुमो पहलवान को देखे हो? यस सर। बड़े बहुत फुर्तीले होते हैं ना? हाँ सर। यस। और हमारे यहाँ के पहलवान सुशील कुमार को देखे हो? अरे हमारे यहाँ नरसिंह पंचम यादव है, सुशील कुमार है। मूवी में देखी पहलवान को, सुशील कुमार को सब जेब चला गया। हाँ, लेकिन आप सुमो पहलवान की तुलना अगर आप उनके शरीर से सुशील कुमार के शरीर से करिए तो दोनों में अच्छी बॉडी किसकी लगेगी? जापान में। तुम लोग बेवकूफ हो क्या एकदम? उसका इतना पेट निकला है, चल नहीं पाता है, गिर जाएगा तो उठ नहीं पाएगा। तुम लोग एकदम सच में ठंड, बुद्धि में भी ठंड लग गई है क्या तुम लोगों को? कौन ज्यादा मोटा होगा बताइए, तुम लोग की बुद्धि, इंडिया के पहलवान अच्छा लगेगा तो वही बेढप और ढंग होता है, ठीक है ना? और बताए तरीका बेढप का, और उदाहरण बताए। जैसे मान लो तुम लोग कहीं पार्टी में जाना है और तुम लोग अपने बाल को खड़ा कर लिए, संवारने की बजाय खड़ा कर लिए, उसको क्या कहोगे? बेढप, जो अच्छा न लगे। क्लियर? तुम लोग के दिमाग में भी ठंड लग गई है, बुद्धि सिकुड़ गई है, तुम लोग की बुद्धि सिकुड़ संकुचित हो गई है, जो कैच करने की क्षमता है ना उसका दरवाजा बंद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ कौन है भाई? चलो यहां से पढ़ो तो, स्वास्थ्य पढ़ो तो। आज ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 निकले। इस विधि में शांति की बात होगी, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता।
प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हमें होटल से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। बस रुक जाओ, अब रुक जाओ। यहाँ से यहाँ तक समझो। अब लेखक जो अपने मित्र के साथ चाय पीने के दौरान जो वक्त गुजार रहा है, उस वक्त का वातावरण से क्या संबंध और वातावरण के साथ कैसे अपने आप को स्थापित कर रहा है, उसको यहाँ बताया है। कहते हैं कि चाय तैयार हुई, प्यालों में भी भरी, फिर वो प्याले हमारे सामने रख दिए गए, जैसा कि ये नॉर्मल होता है। आप कहीं चाय पीने जाइए तो वो चाय लाके आपके सामने रख देगा, किसी कुल्हड़ में रख के, किसी बर्तन में रख के, जो भी पात्र उसके पास उपलब्ध होगा उसमें वो चाय रख करके आपके सामने रख देगा। यही तो होता है ना, बोलिए। फिर कहते कि हम वहां 3 मित्र थे, 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। अब देखिए, टी सेरेमनी की एक नई बात हमारे सामने निकल करके आ गई। क्या कि उस सेरेमनी की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वहां सबसे इंपॉर्टेंट पीस, शांति होती है, और उसी शांति के लिए 3 से अधिक आदमियों को उस रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं दिया जाता। चानोयू याद है, जहां दोजो करके स्वागत किया गया था। बोलिए, बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक। कहते हैं कि प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। कहते हैं कि जो प्याले में हमको चाय मिली थी बहुत ज्यादा नहीं थी, कम ही थी, और हम लोग ने चाय की चुस्कियां ली और 1-1.5 घंटे में खत्म किया। कहते कि पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ता, फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा हूं, यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। लेखक कहते हैं कि इन सब चीजों के बाद जब मेरे पास एक प्याले में थोड़ी सी चाय आई तो सूर्य मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन जब उसी चाय को धीरे धीरे समय बीतता गया तो इतनी शांति, इतना सुकून कि लेखक को लगा कि वह अनंत काल, मतलब किसी दूसरी दुनिया में जी रहा है, दूसरे समय में जी रहा है। क्योंकि इसके ठीक पहले सवेरे के समय वह क्या था, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसमें थकना मना है जैसी जिंदगी बात आ जाए, वहां पर इतनी शांति, इतना सुकून कि सन्नाटे की भी आवाज लेखक को सुनाई देने लगे। ऐसे वातावरण में लेखक जी रहा था, चाय पी रहा था। क्लियर? बोलिए। किसी को कोई समस्या? बोलो। वहां पर चाय पी रहे थे, यहाँ पानी पी की जिंदगी बितानी पड़ रही है। ठंडी का ये आलम है यार। क्यों? चलिए आगे बढ़िए। चलिए आखिरी पैराग्राफ। चलो कौन पढ़ देगा आखिरी पैराग्राफ, जल्दी बताओ। चलो कशिश द्विवेदी। कशिश द्विवेदी गायब। प्रिया तिवारी आप ही पढ़ दीजिए भाई तब, जब कशिश गायब है तो। कशिश द्विवेदी सुनाई नहीं दे रहा क्या मेरा आवाज बेटा तुमको? उसको आवाज नहीं जा रही क्या लग रहा है? प्रिया बोलो, तुम पढ़ो तो। ओके सर, वो पेज कर दीजिए मेरे बुक पेज। चलो 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 ये
रंगीन सपने देखते रहेंगे। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में। अक्सर दिनों में चलो रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। कहते हैं कि अक्सर या तो हम गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। देखिए देखा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की खट्टी मीठी यादों में रहता है। आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। बोलिए। हाँ, और फिर कहता है Yes, कि sir. और ये भी कहता है कि या तो वह अतीत में जीता है, मतलब भूतकाल में जीता है, या आने वाले समय के बारे में सोचता है। जबकि दोनों मिथ्या, माने दोनों झूठ है। एक तो बीत गया है जो कभी नहीं आएगा। आप टर्म 1 का पेपर फिर से दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। और एक जो अभी आया नहीं है उसके बारे में सोच रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। कहा जाता है ना कि वर्तमान का आनंद लीजिए, भूत और भविष्य की चिंता मत करिए। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो आएगा देखा जाएगा। पहले वर्तमान बनाइए, भविष्य अपने आप बन जाएगा। ये हम लोगों को कहा जाता है। बोलिए। ठीक बोला जाता है। कहते हैं कि जो हमारे सामने वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उठे मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। किसके दिमाग से? लेखक लेखक कौन है? रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर। हाँ, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यह समाप्त ही नहीं होगा। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो कहने का तात्पर्य है लेखक के कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी, इस इतनी बेहद थकावट भरी जिंदगी में भी जो जापान के लोग हैं, कैसे फुर्सत के क्षणों में अपने आप के लिए शांति और सुकून ढूंढ लेते हैं, इसी को इस झेल के दे नामक पाठ में बताने का प्रयास किया गया था, जिसको आपने पढ़ लिया। बात सब समझ में आई? इसके साथ ही आज आपका कक्षा 10वीं का कोर्स समाप्त हो गया। बोलिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते। ठीक, Congratulations, sir. कंग्रेचुलेशन आपको। पहले टर्म 2 करके आइएगा अच्छे से, तब कंग्रेचुलेशन डबल होगा। अब आज से आप लोगों का केवल और केवल रिवीजन चलेगा। अब आप लोग सूचना लिख सकते हैं ना कि बड़े खुशी के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी 10वीं का कोर्स खत्म हो गया है। आज्ञा से समस्त छात्र कक्षा 10। बोलिए। सूचना जारीकर्ता का नाम कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राएं। बोलिए। क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास कौन सी है? साइंस है ना, तो थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद साइंस पढ़िए। ठीक है? ओके थैंक यू, सर। थैंक यू, सर। थैंक यू। आइए आइए। वीडियो बन रही है क्या? अरे भूल गए थे, टीवी बनाना है।